नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था, आपको बड़े विस्तार से बताया था कि निबंध के सिलेबस के बारे में यूपीएससी ने क्या कहा है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। हो सकता है कि आपको भी ना पता हो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो, और देखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूपीएससी ने पैटर्न को बदला है। पहले एसए का पेपर कैसे होता था, अभी कैसे है। मैंने 2021 का मेंस का पेपर दिखाया भी था। और आज की जो वीडियो है उसी का अगला पार्ट है। और ये दोनों वीडियोस या फिर इस पे आगे कोई वीडियो आएगी, ये सारी वीडियोस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का ही हिस्सा है जो चल रहा है। 100 दिनों की सीरीज़ है और इस सीरीज़ के तहत अगर आप काम करते हैं तो आप अपने आप को एक बेहतर लेवल पर लेके जाएंगे। आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? आज मैं बताने वाला हूँ कि आप एक बहुत ही सुंदर एस्से कैसे लिख सकते हैं ताकि आप बहुत ही शानदार स्कोर कर सकें। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कुछ ही पेपर्स ऐसे हैं यूपीएससी मेंस में जहाँ अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो सिलेक्शन के चांस तो बढ़ेंगे ही, आपकी अच्छी रैंकिंग भी आएगी। और उनमें से एक है एस्से का पेपर। ठीक है, इस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे। वो पेपर कौन से हैं, कैसे तैयार करेंगे, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा। आज जो मुद्दा है वो ये है कि आप एस्से कैसे लिखें, और बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा मैं आपको। इसमें कई चीज़ें जैसे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप, मेन बॉडी जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। इसके अलावा एक और बात है, मैंने उस वीडियो में कहा था कि एस्से लिखने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने आपको बता रखा है कि ये रहा नियम, इस पर काम करो। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन्हें ध्यान में रखते हैं तो कुछ कमाल का होता है, आप एग्जामिनर पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। खैर, आते हैं एक एक करके बातें करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, ठीक है, आपने देखा ध्यान से कि सेक्शन ए है, इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 बातें हैं, 4 टॉपिक्स हैं। बी है, इसमें भी 4 हैं। इनमें से एक एक करके आपको लेना है और ऐसे लिखना है। मान लेते हैं कि आपने सेक्शन ए से एक लिया, सेक्शन बी से एक लिया, अब इसके बाद शुरुआत होती है ऐसे लिखने की। अब ध्यान से देखिए कि क्या करें, स्टेप क्या होना चाहिए। पहला, अगर आप निबंध कभी नहीं लिखे हैं तो आपकी समस्या ये होगी कि आप टॉपिक लेंगे और उस पर लिखना शुरू कर देंगे, 1-2 पेज लिखेंगे, फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके बाद समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर नहीं है कि निबंध लिखा कैसे जाता है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है, तब ये नॉर्मल सी बात है, एकदम सामान्य सी बात है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे लोग क्या कहते हैं कि अरे मेंस में कुछ नंबर से रह गया, कुछ नंबर से नहीं रह गया, वो कुछ कर ही नहीं पाए ढंग से। ठीक है ना। आज देखिए ध्यान से, अगर आप निबंध का पेपर लेते हैं, आपने चूज़ कर लिया कि ये इस टॉपिक पर मुझे निबंध लिखना है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास पर्याप्त समय है, 3 घंटे का टाइम है, 2 ही निबंध लिखने हैं। ठीक है, आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर में तीनों बातें हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में कहाँ से आप शुरुआत करेंगे, ये पहले आप रफ पेज पे लिखिए। पीछे जो आपको कॉपी मिलती है उसके पीछे जो है रफ करने के लिए पेज मिलता है, वहाँ नोट करिए कि इंट्रोडक्शन की शुरुआत कहाँ से करना अच्छा रहेगा। बाकायदा 10-15 मिनट दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप बात करिए, सिर्फ 15 मिनट इंट्रोडक्शन में नहीं, फ्रेम बनाने पे। जो इस एस्से का स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैंने बताया था आपको कि यूपीएससी ने बताया है, कहा है साफ साफ कि आप मुद्दे से भटक के इधर उधर ना जाएं। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जितना संक्षिप्त में लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उन पे अच्छा आप जो है इंप्रेशन डाल पाएंगे। ये कब होगा, जब आपके पास स्ट्रक्चर है कि मुझे ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, तो आप भटकेंगे नहीं। समझ रहे हैं ना, संक्षिप्त में अपनी बात समझा पाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखना है, कैसे कंक्लूजन को हम ऐसे लिखें कि प्रभावशाली बने, उस पर पहले से विचार कर लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, 10-15 मिनट लगाते हैं, तब जाके सही मायने में आप निबंध लिखने के तैयारी के प्रोसेस में हैं। अदरवाइज़ आप कुछ भी लिखना शुरू कर देंगे और 2-3 पैराग्राफ लिखने के बाद ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, उन्हें एहसास होता है कि गलत जगह से शुरू कर दिया, अब आगे समझ में नहीं आ रहा है कि लिखें क्या। लेकिन जब एक बार आप फ्रेम बना लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब वो फ्रेम कैसे बनेगा मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के लिए वैसे अगर आपने कोई किताब खरीदी है ऐसे की, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी लिखी होंगी शायद। ठीक है, इसमें से हो सकता है कोई चीज़ ना भी लिखी हो, लेकिन लिखी रहती है कि आप कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, किसी कहानी से शुरुआत कर सकते हैं, किसी घटना का जिक्र कर सकते हैं,
ये बात शायद कहीं नहीं लिखी रहती है, इसको मैं बताऊंगा अभी। ऐसे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। बात ये है कि इनमें से किसे आप चूज़ करेंगे, ये आपके ऊपर है। ये जो चौथा जिसे मैंने गोला किया है, टॉपिक की समझ, मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा। क्यों यहाँ से शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी ने जो पैटर्न बदला है पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, अब यूपीएससी अमूर्त विषयों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है। एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो दिखता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, ये दिखने वाले टॉपिक्स है, जीएस के टॉपिक्स है, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, मैंने पेपर दिखाया भी था, उस बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती और सीधा साधा कुछ दिख भी नहीं रहा है समाज में। उस पर आपको सोचना है, अपना दिमाग लगाना है। अगर ऐसे टॉपिक पर आप निबंध लिखते हैं, कभी कभी आपकी मजबूरी भी होगी। पहले ये था कि कुछ जीएस के टॉपिक हैं, कुछ ये हैं तो चूज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादातर ऐसे आ रहे हैं कि आपकी मजबूरी है कि ऐसे भी लिखना पड़ेगा। कुछ लोगों को मज़ा आता है इस पे लिखने में, जैसे मैं हूँ, मुझे ये टॉपिक्स पसंद आते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी आते हैं, ये सब मिल गया कि कोई एब्स्ट्रैक्ट विषय है, कोई फिलॉसफिकल टाइप का विषय है, तो आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ पे पहले पैराग्राफ में 1 या 2 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिखिए और इस तरह से अपनी बात कहिए कि आपने उस जो लाइन लिखी गई है ना, उस बात को अच्छे से समझ लिया। जैसे मान लीजिए, सिंपल सी चीज़ है, आपने बचपन से सुना होगा कर्म ही पूजा है, मान लेते हैं। यूपीएससी ऐसा कभी पूछने वाली है नहीं। मान लीजिए इसको अगर लिखना हो, इस पे आपको निबंध लिखना हो, कर्म ही पूजा है, ठीक, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस टाइप का। ये कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है, जीएस का टॉपिक नहीं है। तो आप शुरुआत में अगर ऐसा लिखें जिसे पता चले कि आपने टॉपिक को समझा है, ये आपका बेस्ट, यहाँ से आपकी बेस्ट शुरुआत होगी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। ये मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ? उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो अब्स्ट्रैक्ट है, फिलॉसफिकल है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भी साल का यूपीएससी का पेपर देखिए, समझ में आएगा कि इस फिलॉसफिकल टॉपिक का क्या मतलब है, या पिछली वीडियो देख लीजिए। इस पे मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ क्योंकि इसी तरह के ऐसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और टॉपिक की समझ ही क्यों लिखना है, क्यों ये सारी बातें जतानी है? क्योंकि अगर आपने कोई कहानी लिख दी, यहाँ पे कोई घटना लिख दी और वो रिलेट नहीं कर रहा है, तो पहले ही आपने इंप्रेशन ख़राब कर दिया। एग्जामिनर 1 मिनट में समझ जाएगा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। जब आपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप 1200 शब्दों में, 1000 शब्दों में क्या किए होंगे, एग्जामिनर को सोचने में टाइम नहीं लगेगा। वो तुरंत पकड़ लेगा कि आपको जब टॉपिक ही नहीं समझ में आया तो ऐसे क्या लिखेंगे, वैसे ही बस टाइम पास किया है, शब्द भरे गए हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी फ़िलॉसफिकल टॉपिक पर ऐसे लिखने चाहते हैं, ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसी बात करिए जिससे पता चले कि आपने टॉपिक को समझा है, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ ऐसा लिखें जैसे लगे कि आपने निचोड़ लिख दिया है और यही सारी बातें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। मान लेते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया और इसी में से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, उन्हीं की व्याख्या आप करते जाएंगे। सारी व्याख्या जब कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा अंत में जाके इसी को कंक्लूड करेंगे, इस पर अपना विचार रखेंगे। बहुत खूबसूरत ऐसे होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों सेक्शन में कुछ ऐसे निबंध नहीं पूछे जाते जिनमें इन तीनों का इस्तेमाल ना किया जा सके। अब देखिए, आप अपनी बात कोटेशन से करें, बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, ये भी ठीक है। कहानी से करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कहानी ध्यान रखिएगा, जो लोग बस लीक पे चलते हैं उनके साथ समस्या क्या है। कहीं से सुन लिया कि कहानी से ऐसे की शुरुआत करनी चाहिए, 1200 शब्दों में ऐसे लिखना है, ठीक है, और कहानी लिखते लिखते 500 शब्द हो गए, तो आप ऐसे लिख रहे हैं कि कहानी लिख रहे हैं? थोड़ा सोचिए। अगर आपको कहानी लिखनी है तो कहानी 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरा पेज कहानी में नहीं भर देना, 1 पेज, छोटी सी कहानी, बस थोड़े से शब्दों में आपने समझा दिया कि हाँ ये कहानी रिलेट करती है टॉपिक से, समझ रहे हैं ना। लेकिन कोटेशन तो आप 1-2 लाइन में लिख के फिर उसकी व्याख्या कर देंगे, फिर हो जाएगा। किसी घटना का जिक्र कर सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई थी और उससे रिलेटेड ये मामला है, इस पर आपने निबंध लिखा। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ऐसी है जो मैं आपको कितना भी कहूँगा तो समझ में नहीं आएगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा कि कब कोटेशन का इस्तेमाल करना है, कब कहानी, कब घटना, कब टॉपिक की समझ बनानी है। ये आप तब कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब आप इस पे विचार करना शुरू करेंगे, तब आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो एग्जामिनेशन हॉल में ये भी सोचना मुश्किल हो जाएगा कि इसके इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करें। और जिन लोगों ने मेंस दिया है
कभी उनसे एक बार कंसल्ट करिएगा, पूछिएगा, ख़ास तौर से उनसे जो मेंस दे के फेल हो गए। कई बार ऐसा होगा, वो बताएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, संभावना ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपके ऊपर है, आप सोचें, विचारें और उसके बाद से सेलेक्ट करें कि इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे करनी है। अब आते हैं मेन बॉडी पे, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर है इसका। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप निबंध लिखते हैं, मान लेते हैं ये पेज हम मान लेते हैं, ठीक है, ये आपको पेज मिला है। एक अच्छा निबंध किसे आप कहेंगे कि ऐसे लगातार ऐसे ऐसे लिखते चले गए, पूरा पेज भर दिए, देखने में बहुत ख़राब लगता है। जब भी आप अपनी बात में कुछ नई बात कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बात कहने जा रहा हूँ कि दिल्ली में रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बड़े ज़्यादा सिलेक्शन ले रहे हैं, इस तरह की बातें लोग करते हैं, वहाँ पे कोचिंग्स हैं काफ़ी महंगी हैं, इस तरह की बातें मैंने एक पैराग्राफ में की। अब इसी में मैं कुछ आगे कहने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हालांकि ऐसा है कि कुछ और शहर भी हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है लेकिन पैसे कम लग रहा है। तो जब मैंने दिल्ली की बात की, बात एक ही है, कोचिंग की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने कहा कि कुछ और भी शहर हैं, प्रयागराज है, जयपुर है, चेन्नई है, कुछ और भी शहर हैं जहाँ पे कुछ और चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पे आप पैराग्राफ जब चेंज करते हैं तो आप एग्ज़ामिनर को बताते हैं कि हाँ यहाँ से चीज़ें चेंज हुई हैं। और साथ ही साथ मैंने आंसर वाले में बताया था कि जब आप पैराग्राफ चेंज करें तो कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे इस्तेमाल करें जिससे ऊपर वाले पैराग्राफ का कनेक्शन नीचे वाले पैराग्राफ से बना रहे और एग्ज़ामिनर को पता ही नहीं चले कि कब वो फिसल के यहाँ से यहाँ आ गया। यही है खूबसूरती, यही वो चीज़ है जो आप एग्ज़ामिनर पर प्रभाव डाल पाएंगे इसके ज़रिए, ठीक है। तो एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ ज़रूर होने चाहिए, पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखना, ठीक। अब आते हैं यहाँ स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? कोई भी टॉपिक आप लेंगे तो उनकी शुरुआत आप इनमें से 1 2 3 4 5 तरीक़ों से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर 5 तरह से लिखा जा सकता है, बनाया जा सकता है। और कई बार ऐसा होगा कि इन पाँचों के कॉम्बिनेशन से कुछ बने, जैसे इन दोनों को मिला के आप ऐसे लिख रहे हैं, इन दोनों को मिला के लिख रहे हैं, या 3 को मिला दिया ऐसे, तो इन 5 से 15 भी 25 भी संभावनाएं बन रही हैं। अब आप कैसे देखेंगे एक ऐसे को, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक मतलब ज़रूरी नहीं है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जाए, पहले आता था। जैसे मान लीजिए कि सती प्रथा पे कोई क्वेश्चन बना, या हम ये कह सकते हैं कि क्या वर्तमान में भी अभी भी महिलाएं उसी दौर में गुजर रही हैं जैसे कि आज से 100 साल 150 साल पहले थी। तो आप इस टॉपिक को कैसे लेकर चलेंगे? आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन में आप जो लिखे वो लिखे, वो उस पर बात हम कर चुके हैं। जब स्ट्रक्चर पे आएंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या सिचुएशन थी, मध्यकाल आते आते क्या सिचुएशन हुई, आधुनिक काल में क्या सिचुएशन बन रही है, और उसके बाद से इस पर अलग अलग एंगल बन रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या होना चाहिए। अगर एक टाइम पीरियड में निबंध को बांधते हैं तो एक फ्लो भी बना रहेगा, और एग्ज़ामिनर को आप ये बता पा रहे हैं कि आप किस गहराई तक से इस चीज़ को समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए इसी निबंध को आप इससे भी देख सकते हैं, टाइम पीरियड भी इस्तेमाल कर लिया, एक व्यक्ति के लेवल पे एक पुरुष महिला के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, परिवार में महिलाएं क्या झेल रही हैं, समाज में उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है, एक देश का नज़रिया क्या है और पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति क्या है। एक व्यक्ति से लेकर पूरे दुनिया तक आप पहुंच रहे हैं, ये भी एक बहुत शानदार अप्रोच है। और सिर्फ महिला वाले मुद्दे नहीं, जैसे मान लीजिए कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार में भी अगर आप पढ़े हैं, हिस्ट्री वगैरह पढ़े हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार पहले भी होता था, बहुत कठिन सजाएं भी होती थी, मौत की सज़ा हो जाती थी। आपने अगर मेडवल हिस्ट्री पढ़ी है कि टैक्स देने से कोई व्यापारी मना कर देता था, किसकी बात कर रहा हूँ, गेस करिएगा, तो उसे मौत की सज़ा हो जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार पहले नहीं था, प्राचीन काल से मध्यकाल से आधुनिक काल तक भी आ सकते हैं। और इसी तरह से एक व्यक्ति कैसे भ्रष्टाचार को सीखता है, कैसे उसमें शामिल होता है, क्या परिवार से भी हम कुछ ऐसा सीखते हैं? झूठ बोलना, भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ पैसा लेना नहीं होता, भ्रष्ट आचरण, इसके लिए एक सीमित दायरा लोग देखते हैं कि सरकारी नौकरशाही में या पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं, भ्रष्टाचार, ऐसा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के बहुत सारे आयाम हैं, ठीक है। ये भ्रष्ट आचरण है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो क्या परिवार इसमें शामिल है, क्या समाज इसमें योगदान दे रहा है, क्या हमारा देश ही ऐसा है, हमारे देश का कानून ही ऐसा है जो इसे बढ़ावा दे रहा है, क्या पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं। तो किसी भी मुद्दे को आप टाइम पीरियड के साथ जोड़ के विस्तार दे सकते हैं, व्यक्ति के साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए दुनिया तक जा सकते हैं। ऐसे ही एक अप्रोच होता है स्टेक होल्डर अप्रोच, जिसको आप हिंदी में हितधारक अप्रोच कहते हैं।
यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक संस्था है, एक फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री में कितने स्टेक होल्डर्स हैं। आप देखेंगे कि उस फैक्ट्री में उसके मालिक भी हैं, ठीक है। मालिक के साथ साथ जो प्रशासन में काम कर रहे हैं, जो बोर्ड मेंबर हैं वो भी शामिल हैं, जो कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी उसके स्टेक होल्डर हैं, जो दूसरे व्यापारी इस कंपनी से सामान ले रहे हैं वो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, जो इनको सामान दे रहे हैं वो भी इनके स्टेक होल्डर हैं, आप उनसे सामान खरीद रहे हैं, एक कस्टमर के तौर पे आप भी इसके स्टेक होल्डर हैं। बात समझ में आ रहा है? बात इस कहने का मतलब यह है कि उस टॉपिक से किस किस पर प्रभाव पड़ता है, आप यहाँ से चीज़ों को फैला सकते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ से जितने भी कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए पर्यावरण का आपने टॉपिक चुना कि पर्यावरण पे हमें ऐसे लिखना है, तो पर्यावरण का अब देखिए ये गोला मान लेते हैं, पर्यावरण का टॉपिक है, खेती पर क्या असर हो रहा है, जैव विविधता पर क्या असर हो रहा है, समाज पे क्या असर हो रहा है, गरीबी बेरोजगारी पे क्या असर हो रहा है, सरकार की नीतियों पे क्या असर हो रहा है, देश दुनिया की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है इससे, क्या हमारी शिक्षा पॉलिसी में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने सारे एंगल्स हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। जलवायु परिवर्तन किसी जाति, धर्म, देश ये सब देख के नहीं हो रहा है या उन पे प्रभाव नहीं डाला, इसका असर पूरी दुनिया पे होगा, हर कोई झेलेगा। हाँ, स्टेक होल्डर अप्रोच में आप ध्यान देते हैं कि किस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, जो गरीब हैं उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसका कारण है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक को जब आप लेते हैं तो एक अप्रोच ये भी है, आपने ऐसे अपने निबंध को इस अप्रोच में लेके जाएंगे। ज़्यादातर आप देखेंगे टीचर्स, टॉपर्स इस चीज़ की बात करते हैं कि आप इस नज़रिए से आप लिखें तो बढ़िया होगा। हालांकि मैं आपसे लास्ट में भी एक सलाह दूंगा कि इन सब, लास्ट में जब बोल ही रहा हूँ तो लास्ट में क्या, मतलब इनमें से एक या दो को साथ में लेके चलें। जैसे इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, एक या दो को मिलाएंगे तो जिनके एक समस्या होती है कि कुछ शब्द कुछ पेज आगे बढ़ने के बाद काम नहीं करता दिमाग, जब वो मान लेते हैं कि प्राचीन से आधुनिक काल तक आए, 2 ही पैराग्राफ में उन्होंने बात समझा दी, तो बहुत अच्छा है कि आप फिर व्यक्ति से परिवार से होते हुए दुनिया तक जाए। बहुत अच्छा है कि आप उस टॉपिक को राजनीति, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज तक फैलाएं। समझ रहे हैं ना? तो ये है, इसमें से एक है कि आप किसी टॉपिक के राजनीतिक पक्ष को देखें और उसकी व्याख्या करें, उसके फ़ायदे, नुकसान, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, सारी बातें। उसी टॉपिक का पर्यावरण पर क्या असर है, उसी टॉपिक से इकोनॉमी कैसे प्रभावित हो रही है, और वही टॉपिक हमारे समाज को कैसे शेप दे रहा है, इस तरह से आप बताएं तो एग्जामिनर आप समझेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छी बात लिखी है। अभी देखिए आगे चल के एक और बात आएगी, जब आप फिलॉसफिकल टाइप के क्वेश्चंस लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादातर ये आपके करीब हो जाता है, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी भावनाएं। तो जब आप ऐसा कुछ लिखते हैं जिससे इन मतलब पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, हमारी फ़िलॉसफी से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है, तो उसे आप एक नए एंगल पे लेके जा सकते हैं कि इस टॉपिक का हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर क्या असर है, इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे सिंपल सी चीज़ है, मान लेते हैं कि एक टॉपिक है सांप्रदायिकता। अब आप कहेंगे कि इसका क्या लेना देना है इससे, या फिर मीडिया में अभी आप देखेंगे कि मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि बहुत नकारात्मक है, हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं, कि जो सनसनीखेज, जो भावनाओं को भड़काने वाली बातें, चाहे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उन पर ज़्यादा डिबेट होती है, उनको ज़्यादा समय दिया जाता है। तो क्या इस टॉपिक से मेरा विचार प्रभावित हो रहा है? क्या इससे मेरी भावनाएं जागृत हो रही हैं? उसके आधार पर दोबारा से मेरे मन में विचार, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे डर की भावना हो, चाहे हिंसा की भावना हो, क्या उत्पन्न हो रहा है? और जब ये चीज़ें हो रही हैं तो क्या इससे मेरा व्यवहार नहीं प्रभावित होगा? और जब मेरा व्यवहार ही ऐसा हो गया तो यही चीज़ें तो मेरा चरित्र बनाएंगी। तो किसी भी टॉपिक को आप इस एंगल से कर सकते हैं, ख़ासतौर से जो फिलॉसफिकल टॉपिक्स हैं। अब मान लीजिए ये आपने पूरा समझ लिया, आपने निबंध चुना, उसमें जब आप विचार करेंगे कि हाँ प्राचीन काल से आधुनिक काल तक लिख पाएंगे कि नहीं, आपको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ इसमें हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज होते हुए दुनिया तक जाएंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें से अगर एक या दो ले लें तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि पहली बात, आपका जो शब्द ख़त्म होने की का डर है कि इतना लिखने के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 एंगल लेंगे तो पर्याप्त चीज़ें लिख लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप 2 तरह से समझा पाते हैं एग्जामिनर को कि देखो मेरा दृष्टिकोण कितना बड़ा है, मैं किस गहराई तक सोच पाता हूँ या सोच पाती हूँ। समझ रहे हैं ना? और अब आते हैं इसके बाद से कंक्लूजन पे। आपने स्ट्रक्चर बनाया, उसी के हिसाब से आप लिखते जाएंगे रफ पेज पे, या कभी कभी बीच में ऐसा लगता है कहीं भटक तो नहीं रहे, तो आप रफ पेज खोलिए, देखिए पीछे,
और उसको देख के आप पटरी पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने बताई हैं पहले वीडियो में, देख लीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले डाला था। कंक्लूज़न में क्या लिखेंगे? अगर आप किसी सोशल इशू पर निबंध लिख रहे हैं तो कंक्लूज़न एक बहुत अच्छा होगा कि आप उसमें उपाय बताएं और उसका कोई समाधान बताएं। ये बहुत अच्छा उपाय है, ठीक है, एक कंक्लूज़न है। इसके अलावा कोई ऐसा इशू है जिस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए था, आपने किया, तो उस पर आप अपनी राय दीजिए। कोई फ़िलासफ़िकल टाइप का आप लिख रहे हैं तो उस पर आपकी क्या सोच है ये लिखिए, क्योंकि वैसे भी एग्जामिनर आपकी सोच पहचान ही लेता है। यूपीएससी क्या ये चेक करने के लिए निबंध का पेपर दे रही है कि आपको निबंध लिखना आता है कि नहीं आता? ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी सिर्फ इसलिए निबंध लिखवा रही है आपसे कि जब आप विस्तार से कुछ बोलेंगे तो इसी बहाने समझ में आ जाएगा कि आप हैं कौन, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, आप उस लायक है कि नहीं कि सिचुएशन को समझ पाएंगे। और अगर समझ लिए तो आप विस्तार से भी समझा पाएंगे या संक्षिप्त में समझा पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप अपनी राय लिख सकते हैं, और चाहे आप अपनी राय लिखिए चाहे समाधान लिखिए। अगर कोई कथन ऐसा लिखते हैं जो भविष्य की ओर इशारा करे, और भविष्य का मतलब नकारात्मक नहीं। अगर आपने कुछ ऐसा कहा कि अरे ऐसे ही चलता रहा तो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपकी सोच नकारात्मक है, आप भविष्य को लेकर आशावादी नहीं हैं। कभी भी गलती से भी, चाहे एसए का पेपर हो, चाहे ऑप्शनल का पेपर हो, चाहे जीएस का पेपर हो, कंक्लूज़न में कभी भी चाहे कितना भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया हो, आप जब कंक्लूज़न लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि गलती से भी ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव चीज़ लिख रहे हैं कि भविष्य ऐसा होने जा रहा है, अंधकार ही अंधकार है, या जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो अब तो दुनिया डूबी जाएगी, सब मर ही जाएंगे। ये तो गड़बड़ चीज़ है। इसका मतलब है कि आप जो है, जब भ्रष्टाचार हो रहा होगा, जब हिंसा हो रही होगी, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आप भाग जाएंगे छोड़ के कि अरे अब तो मारा मारी हो गया, लोग मर ही रहे हैं, हम जाएंगे हमको भी मार देंगे। समझ रहे हैं ना। तो इससे ये पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी भगोड़े वाली है, आप नेगेटिव सोच वाले हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कंक्लूज़न किसी भी चीज़ का हो, यहाँ तक कि आप इंटरव्यू के सामने, बोर्ड के सामने बैठे हैं, आपका कंक्लूज़न हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। बात करें निबंध की, तो भविष्य को दिखाइए उस टॉपिक को लेकर कि भविष्य में कुछ अच्छा इस तरह से हो सकता है। आई बात समझ में? अगर ऐसा लिखते हैं आपका ऐसे बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, आपने कंक्लूड कर दिया। लेकिन कुछ नियम हैं जिनको मैं कहता हूँ, कुछ रूल्स हैं, अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया तो ऊपर चाहे कितना भी बढ़िया स्ट्रक्चर बना है, कितना भी अच्छा इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, मेन बॉडी है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा अगर आपने इन नियमों को लागू नहीं किया, इन पर प्रैक्टिस नहीं की। पहली बात, आपके निबंध में ना एक प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह का मतलब क्या है? जो भी आप लिख रहे हैं ना, उसमें एक फिसलन होना चाहिए कि आप जब लिखें तो अचानक से कहीं का कूद के कहीं का शब्द आ जा रहा है, कभी पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि यार इसका क्या मतलब निकल रहा है, तो दिक्कत होगी। समझ रहे हैं ना। एक प्रवाह का मतलब सरल भाषा का इस्तेमाल करिए, छोटे सेंटेंस बनाइए, बड़े भी बनाइए तो प्यार से ऐसे शब्द इस्तेमाल करिए जो एकदम सरल हों। ज़रूरत से ज़्यादा, कुछ हिंदी मीडियम के जो दोस्त हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा संस्कृतनिष्ठ भाषा लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं बड़ा जटिल हिंदी बोलता हूँ, कुछ लोगों को नहीं लगता, मैं शायद सोच रहा हूँ बस ये है, कुछ दोस्त कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा इंग्लिश का भी इस्तेमाल करिए, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो हिंदी है कोई संस्कृतनिष्ठ नहीं है, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने में लगे कि हाँ एक बहाव है, मज़ा आ रहा है, कहीं रुकावट नहीं है, सोचना नहीं पड़ रहा है। और उसके लिए आपको अपनी भाषा पे काम करना पड़ेगा। आप कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कब किस शब्द का चुनाव कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या कहते हैं प्रभावित होती हैं। तो इस पर आप काम कर सकते हैं। पैराग्राफ के बारे में मैंने पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आप पैराग्राफ बना बना के लिखें। जब भी आप अपनी नई बात करें तो आपने यहाँ कुछ लिखा है, तुरंत पैराग्राफ चेंज करिए, नई बात लिखिए, ठीक है। और अति नहीं करना। किसी भी टॉपिक आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं एकदम दीवाने हो जाए, उसी की तारीफ़ ही करते चले जाए, या फिर नेगेटिव है तो उसकी मतलब बुराई ही करते चले जाए, ऐसा नहीं है। अति नहीं करना है। यहाँ भी यूपीएससी आपके कैरेक्टर को देख रही है, समझ रहे हैं ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एक बैलेंस होना चाहिए। ये कुछ नियम है। आपके दिमाग में कुछ बातें एक्स्ट्रा आ रही होंगी जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, जैसे कि कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि क्या इसमें जो है डायग्राम बना सकते हैं, पाई चार्ट वगैरह बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। देखिए आप ऐसे का पेपर नहीं लिख रहा है, यूपीएससी ने कहीं ऐसा कहा नहीं कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे का मतलब ही होता है कि आप अपने विचारों को
स्वतंत्र रूप से अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। निबंध का मतलब होता है, आपने किताबों में पढ़ा होगा, परिभाषा पर नहीं जाते, जिसमें कोई बंधन नहीं है। निबंध निर्बंध होकर आप अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसे वो नहीं है कि जीएस का चलो डाटा दिखा देते हैं या भारत का मैप बना देते हैं, ये जीएस का पेपर नहीं है, इससे नकारात्मक असर पड़ सकता है, वो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बाकी आप इस पे काम करिए थोड़ा सा। इसके लिए निबंध लिखना ज़रूरी नहीं है, जो ये जैसे प्रवाह है, इसके लिए आप कुछ भी लिखेंगे, आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा। भाषा आपकी कैसी है समझ में आएगा। पैराग्राफ को ध्यान में रखेंगे, जीएस भी आप लिख रहे हैं तो। और कभी भी इंट्रोडक्शन हो, मेन बॉडी हो, कंक्लूजन हो, आप एक्सट्रीम नहीं होंगे। एक संतुलित उत्तर, मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं, उस मध्यम मार्ग पे चलिए, आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। तो बस इसमें इतनी बातें बतानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है तो उसकी सार्थकता तभी है जब आप उसको दिमाग में रखते हुए इस पर काम भी करें। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बाद आप पता नहीं कोई और वीडियो देखेंगे, कुछ और पढ़ने लगेंगे। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा विचार करिए कि आपने क्या सीखा है, उसका मैक्सिमम लाभ आप कैसे ले सकते हैं, उस पर काम कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में बातें रहेंगी तो कल एक और वीडियो आएगी, वहाँ मैं आपको एक निबंध दूंगा, ठीक है ना, और उस निबंध में क्या क्या करना है, कैसे उसको लिखना है, वो भी बताऊंगा। उसके बाद आपको उस पर निबंध लिखना है। अगर उसके बावजूद आप नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा अपने आप से पूछिए कि आप तैयारी कर रहे हैं ना, या कुछ और कर रहे हैं, ध्यान से, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पर समय दीजिए, क्योंकि अभी समय है। आगे चल के इस चैनल पे भी आपको मेंस के वीडियोस नहीं मिलेंगे। जब प्री करीब होगा ना, तो प्री पे हम बात करेंगे। उसके बाद से अचानक से मेंस आ जाएगा, आपका प्री निकल भी गया होगा, और अगर आपने इस पर काम नहीं किया है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता उसका, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए, अच्छे से तैयार करिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अब इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।